हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसका टॉपिक है आईएनएस विक्रमादित्य के 21 फैक्ट। तो देखो, जिसको नहीं पता कि आईएनएस विक्रमादित्य क्या है, तो आईएनएस विक्रमादित्य एक भारत का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसकी पावर के बारे में, इसकी क्षमता के बारे में, और इसके अंदर कौन कौन से हथियार हैं, और ये इंडियन ओशन में कहाँ कहाँ तक जा सकता है, ये कितने दिनों तक बिना किसी ईंधन भराए रह सकता है, इसमें कितना खाना होता है, मतलब कि वहाँ के जो क्रू मेंबर्स होते हैं वहाँ के लिए कितना खाना इनके लिए स्टोर होता है, और ये असल में लाया कहाँ से गया था, और सारी जानकारी इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसको हमने किस देश से खरीदा था, और इस देश से खरीदने के लिए हमने इसके नेगोटिएशन की बात कब की थी, यानी कि स्टार्ट कब की थी। मैं आपको बताता हूँ कि नेगोटिएशन की जो बात है वो हमने रशिया से शुरू की थी, क्योंकि हमने ये रशिया से खरीदा था। तो इसके पहले बहुत सारे नाम थे, उसके हम नेक्स्ट बताएंगे आपको। तो पहली बात तो ये कि इसको हमने रशिया से खरीदा था, और इसके नेगोटिएशन की जो बात स्टार्ट की थी हमने, वो की थी 1994 में। और उस टाइम में जो इसका नाम था, वास्तविक नाम, वो था एडमिरल गोस्को। तो जी हाँ, इसका वास्तविक जो नाम है, मतलब कि इसका जो पहले वाला नाम विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य से पहले वाला नाम, वो है एडमिरल गोस्को। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2। तो इसके अंदर बताऊंगा कि इसका जो कोड नेम है विक्रमादित्य का, वो है R33। क्योंकि जो है वास्तव में ये रशिया का जो R33 एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसका मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। तो दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्यू क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। यानी कि ये जो मॉडिफाइड वर्जन है रशिया का, जो क्यू क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसका मॉडिफाई करके इसका वर्जन बनाया गया है, यानी कि नया बनाया गया है। बाकी वास्तविक तो जो था, ये अभी RR3 का नया वर्जन है। फैक्ट नंबर 3। तो इसका जो नाम है, वर्तमान नाम आईएनएस विक्रमादित्य, तो वो जो नाम रखा गया था इसका R33 का बदल कर, वो फर्स्ट बीसी, यानी कि प्रथम ईस्वी के जो राजा थे हमारे उज्जैन के विक्रमादित्य। तो हम इतिहास में पढ़ा गया है कि वो बहुत शक्तिशाली राजा थे, और उनकी रहते समय, यानी कि उनके राजकाल में, वहाँ के जो राज्य था उनका उज्जैन, वो एक विकसित राज्य था और काफ़ी मजबूत राज्य था। तो इसको देखते हुए हमारे नए एयरक्राफ्ट कैरियर था विक्रमादित्य, इसका नाम भी हमने विक्रमादित्य रखा। दरअसल मैं बताना चाहता हूँ कि जो आईएनएस विक्रमादित्य हैं, इसका जो टोटल वजन है, खुद का जो वजन, वो है 44,500 मैट्रिक टन। तो मतलब कि 44,500 तो केवल इस मैट्रिक टन है इसका, तो केवल सिर्फ खुद का ही वजन है। यानी कि इसका जो ऊपर का वजन है वो तो अलग ही है, उसके बारे में बात बाद में करेंगे। लेकिन इस 44,500 मैट्रिक टन के आईएनएस विक्रमादित्य की जो कुल कॉस्ट है, यानी कि कुल जो खरीद में इसका जो पैसा लगा है हमारा, वो था 2.3 बिलियन रुपीज़, आई मीन 2.3 बिलियन यूएस डॉलर। तो इसको अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करें, यानी कि इंडियन रुपीज़ में, तो इसको हम कह सकते हैं कम से कम 15,000 करोड़ रुपये, यानी कि हमारे 15,000 करोड़ रुपये खर्च करके हमने एक आईएनएस विक्रमादित्य कैरियर खरीदा है। तो फैक्ट नंबर 5 है कि इसकी जो कुल लंबाई है, यानी कि इसकी जो दोनों पॉइंट है आगे से पीछे तक के, तो पूरा टोटल लेंथ, वो इसकी जो टेल लेंथ है वो है 930 फीट। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें अपने मीटर में, तो वो होता है 284 मीटर। और बात करें कि इसके अंदर कुल कितने डेक्स है, तो इसके अंदर पहले कम से कम इसके 29 से 30 डेक्स थे जब हमने ये खरीदा था रशिया से। लेकिन इसके बाद हमें जो डेक्स नहीं मांगते थे वो हमने बाहर निकाल दिए, और अपने 22 डेक्स को अपग्रेड किया है, और हमने 22 ही चाहिए थे तो 22 ही रखे, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे विक्रमादित्य के अंदर 22 डेक्स है। और बात करें कि इसका जो टोटल ऊपर का जो सरफेस है वो कितना बड़ा है, तो मैं इसको एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा सिर्फ इस बात से कि हम जो फुटबॉल का जो फील्ड होता है ना पूरा, उतना का उतना कम से कम आप उस फील्ड को 3 से गुणा करेंगे ना, यानी कि
3 फुटबॉल फील्ड के बराबर जो है इसका पूरा सरफेस है, पूरा यानी कि पूरा इसका जो सरफेस है आपको बता दूँ वो है 300 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना बड़ा तो सिर्फ इसका फील्ड ही है, मतलब कि इसके ऊपर वो है सरफेस जहाँ पे प्लेन लैंड और टेक ऑफ होते हैं। और इसके जो 40% जो है जो मैकेनिज्म जो था पूरा का पूरा इसका इंटीरियर डेकोरेशन जो भी है वो पूरा का पूरा ओरिजिनल है, जो हमने गॉस्कोप से रखा था, जो पहले वाला था जो हमने रशिया से खरीदा था वो उसका 40% अभी तक वैसा का वैसा ही है, ओरिजिनल है पूरा। और बाकी का जो है 60% वो हमने अपनी मिलिट्री की सुविधा के अनुसार और अपनी मिलिट्री की ज़रूरत के अनुसार, हमारे भारत देश की ज़रूरत के अनुसार हमने उसको मॉडिफाई किया है और अपनी मिलिट्री के अनुसार उसको अपडेट किया है, ठीक है। यानी कि 40% अभी तक वही है पुराना वाला और 60% हमने मॉडिफाई किया है। और अभी बात करते हैं फैक्ट नंबर 6, यानी कि अगर हम बात करें कि इसकी जो कुल कितनी स्पीड है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो इंस्टॉल्ड पावर है वो पावर जनरेट होती है 18 मेगावाट की, ठीक है। तो 18 मेगावाट की पावर से ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है 30 नॉट की स्पीड से चलता है, यानी कि 30 नॉट अगर मैं किलोमीटर और इसके अंदर कन्वर्ट करूँ तो ये कम से कम 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। अगर हम फैक्ट नंबर 7 के बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसके अंदर एक ही साथ 36 कम से कम 36 एयरक्राफ्ट को कैरी करने की क्षमता है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मिग 29K जो है वो विमान इसके अंदर शामिल है, और कामो KA-31 हेलिक्स एडवांस रेडार सिस्टम हेलीकॉप्टर इसके अंदर इसकी सुविधा के अनुसार है। और फैक्ट नंबर 8 ये है कि हमारे अंदर यानी कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर कुछ जो लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो सुविधाएं हैं वो 3 अरेस्टेड वायर हैं, यानी कि इसके अंदर अरेस्टेड लैंडिंग हम करा सकते हैं। तो हमारे पास 3 अरेस्टेड वियर्स हैं जो मतलब पायलट की सुविधा के लिए दिए गए हैं, जिससे हमें अरेस्टेड लैंडिंग होती है और टेक ऑफ भी किए जाते हैं। और अब बात करें कि ये जो मतलब खाली समय में यानी कि जब इसकी ज़रूरत नहीं होती है तो ये अपना रेस्ट किस जगह करते हैं, यानी कि किस जगह पे ये इसको रखा जाता है। तो हम बात करें तो ये इसकी जो नेवल बेस है INS कणम्बन नेवल बेस ऑफ कारवार, तो वहाँ पे इसको रखा जाता है, ठीक है। इसको वहाँ पे बांधने के लिए भी बहुत सुविधा होती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कम से कम बताओ तो 50 टन BP का जो वहाँ पे है जो स्टीन ड्राई टैग लगाना पड़ता है, यानी कि इतनी मतलब वो हैवी होता है। तो उसको मतलब कंट्रोल करना को वैसी बात नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता है, इसको वैसे नॉर्मल कंट्रोल नहीं कर सकते हम। बात करें अगर हमारे अगले फैक्ट के बारे में तो 9वां है वो कि ये जो है मतलब इतनी ताकतवर तो है लेकिन ये अपनी खुद की सुरक्षा खुद कर सकता है, यानी कि ये कैपेबल है अपनी सेल्फ डिफेंडिंग में। क्योंकि इसके अंदर जो सेल्फ डिफेंडिंग के लिए जो है 6 जो है K-31 और K-28 हेलीकॉप्टर दिए गए हैं। और जो कमो K-31 हेलीकॉप्टर है ना वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर परफॉर्मिंग द रोल ऑफ एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर INS विक्रमादित्य, यानी कि ये INS विक्रमादित्य के 500 किलोमीटर के एरिया के अंदर निगरानी रखते हैं। और इसका एयरबोर्न सिस्टम यानी कि हवाई के अंदर अगर कोई इसके अंदर घुसकर इसके ऊपर वार करने की कोशिश करता है तो अर्ली वार्निंग देता है, यानी कि उस घुसने से पहले यानी कि जैसे घुसेगा वो तो इसके अंदर एक वार्निंग अलर्ट होगी उस हेलीकॉप्टर से, जिससे ये INS विक्रमादित्य उसको डिफेंड करता है और उसको आने वाली चुनौती को सामना करता है। ये एक मतलब इस प्रकार का एक डिफेंडिंग सिस्टम है इसका। और अब आपके मन के अंदर ये ज़रूर आता होगा कि चलो ऊपर से आने वाले को तो ये K-31 और ये सब देख लेंगे, पर अगर नीचे से आ गया तो मैं आपको बता दूं कि जो कामो K-38 जो है वो एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर है, ठीक है। यानी कि ये सबमरीन को हंटर कहा जाता है, यानी कि सबमरीन हंटर है ये एक प्रकार का हेलीकॉप्टर। तो इसको INS विक्रमादित्य के ऊपर डिप्लॉय किया गया है ताकि ये डिस्ट्रॉय कर सके किसी भी सबमरीन को। ये सबमरीन हंटर कहा जाता है मिलिट्री में इसको। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। तो फैक्ट नंबर 11 है सटोबार, यानी कि STOBAR सिस्टम। देखो ये क्या है ना कि विक्रमादित्य जो है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर वो कैपेबल है कि वो एयरक्राफ्ट को विदाउट केटाबो सिस्टम के भी लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि देखो क्या
करते हैं और फुल पावर फिट करते हैं, मतलब थ्रस्टर ऑन करते हैं उनको फुल पावर में। और फिर वो जैसे एकदम से वो छोड़ता है ना जब वो वायर, तो उसको वो जो फोर्स है जब आगे निकलता है ना, तो वो उस फोर्स से वो उड़ता है, मतलब कि फोर्स से उस टेक ऑफ करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने एयरक्राफ्ट की बात करें ना, तो हम बिना किसी कैटापोल्ट सिस्टम के भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्काई जंप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी बस सिर्फ वायर खींचने होते हैं पीछे, और उसको अगर फास्ट सेम टाइम में हम देखो इसका वही सिस्टम है। बाकी इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास सिस्टम नहीं है तो हम पीछे से मतलब थोड़ा बैक साइड में आकर फास्ट एयरक्राफ्ट को एकदम तेज़ी से निकाले ना, तो स्काई जंप की वजह से वो उड़ लाऊंगा। इसका नेक्स्ट वीडियो वही होगा, इसके बचे हुए बाकी के दस्त हैं, और उसको मैं और अच्छे अच्छे तरीके से आपको व्यक्त करने की कोशिश करूँगा, कितनी भी कैसे बोली मैंने, ठीक है। तो ये मैं करूँगा, और तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।